कि अगर एक बीम यहाँ पे है, समझिएगा ज़्यादा ध्यान से बात को, यहाँ पे एक बीम यहाँ पे है आपके पास, ध्यान समझ, न्यूमेरिकल अभी देखेंगे, एक बीम यहाँ पे है। तो आपने कहा सर इसके ऊपर वाले फाइबर में स्ट्रेस ज़्यादा आता है, नीचे वाले में ज़्यादा आता है। तो आप इसका बेंडिंग स्ट्रेस जब बनाएंगे तो आप कहेंगे कि सर ये बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, और ये ऐसे होगा, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस F की वैल्यू जो होगी वो M/Z होगी, और यहाँ पे भी F की वैल्यू M/Z होगी। बात समझ में आ रही ना। यहाँ पर भी ये वैल्यू F की M/Z होगी। बात समझ में आ रही है। तो कहेंगे सर ठीक है, ये तो सही, क्यों M/Z होगी? वी नो दैट F इज इक्वल टू, या F/Y इज इक्वल टू M/I होता है, ये आपने सुना होगा। तो आप जानते होंगे कि F इज इक्वल टू, यहाँ पे M अगर लिखें तो ऊपर होगा Y या नीचे होगा I/Y/Z होता है, I/Y, तो Y/I 1/Z होगा, यानी ये M/ क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। ये I/Y जो होता है वो Z होता है, तो हम Y/I करेंगे तो ये 1/Z को शो करेगा, तो नीचे Z आ जाएगा। तो F का वैल्यू M/Z होता है जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है, यानी बीम के सबसे ऊपरी फाइबर में उत्पन्न प्रतिबल M/Z होगा, नीचे भी उत्पन्न प्रतिबल M/Z होगा। ये कहानियां कब तक चलेंगी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये कहानियां कब तक चलती हैं, आपको चीजें क्लियर होंगी, डोंट वरी, कीप इन टच। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या ये डायग्राम ऐसा ही होगा? ऐसा ही होगा? मैं कहूंगा कि ठीक है, आपने कहा कि बीम के इस फाइबर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है सर, इसको आप आई सेक्शन का बनाइए। आई सेक्शन में ऊपर चौड़ा रहता है, नीचे चौड़ा रहता है, बीच में पतला रहता है, तो मटेरियल भी बच जाएगा, जहां ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है वहां ज्यादा मटेरियल में यूज कर दिया है। उन्होंने कहा वेरी गुड, आई सेक्शन इज एन आइडियल सेक्शन फॉर बीम, ये बढ़िया बात हमने बोली। लेकिन एक चीज ये बताइए, क्या ये डायग्राम इस पूरी लंबाई में हर जगह ऐसा ही बनेगा? समझिएगा बात को, यहां आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर ये बीम चौकोर है, सपोज करिए बीम ऐसी है, ऐसे, तो अगर इस सेक्शन की बात की जाए ऐसे, ये एक्स एक्स सेक्शन हो गया, ये वाई वाई हो गया, ठीक है ना। तो क्या इस बीम का आई जो होगा, आई इनर्शिया जो होगा वो फिक्स्ड होगा? बिल्कुल फिक्स्ड होगा। क्यों? क्योंकि होता है B/D³/12। आप पूरी लंबाई में B और D की वैल्यू सेम है, तो पूरी लंबाई में I फिक्स होगा, और Y भी पूरी लंबाई में फिक्स्ड होगा। क्यों? वो होता है जनरली D/2। तो I/Y पूरी लंबाई में क्या है, फिक्स है। इसका मतलब है कि Z फिक्स है किसी बीम का, अगर रेक्टेंगुलर बीम है और सेक्शन उसका एक समान है पूरी लंबाई पे तब। तो इसका मतलब है F कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल है M के, ठीक है ना। यानी अगर बेंडिंग मोमेंट M को बढ़ाया जाए, इस बीम पर कोई लोड नहीं रहेगा, अपना खुद का भार रहेगा, तो ये डायग्राम बहुत हल्का सा आगे जाएगा, ऐसे जाएगा। समझिएगा इस बात को। क्यों ऐसा हुआ भाई? ऐसा क्यों हुआ? ये डायग्राम ऐसा ही क्यों, इतना ही दूर, इतना ही आगे क्यों गया है, फिर नीचे आके यहां तक ही क्यों है? इसलिए क्योंकि लोड नहीं लगा था। जब और लोड बढ़ाएंगे तो और स्ट्रेस बढ़ेगा, और अंत में स्ट्रेस पहुंचेगा इस जगह से और ऐसे आएगा। ऐसे कई लाइनें इसमें जाएंगी लोडिंग के दौरान। लोडिंग के दौरान स्ट्रेस डायग्राम में पहले स्ट्रेस डायग्राम बिना लोड के सीधा रहेगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होता जाएगा, मतलब काफी तिरछा हो जाएगा यहाँ पे जाके। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लोड बढ़ाएंगे, और लोड के साथ, क्योंकि M जानते हैं आप, बेंडिंग मोमेंट M जो होता है वो WL²/8, अगर हम UDL की बात करें तब पॉइंट लोड होगा तो WL/4, वट जैसा हो बेंडिंग स्पैनिंग और जैसा हो लोडिंग। तो M जैसे जैसे बढ़ता है इस पर, वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ता जाता है। अरे लोड बढ़ेगा तभी तो स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन वो सामान्य लोड आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, तो वो डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए। बट इन केस ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे तो मोमेंट बढ़ेगा, और F उसी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बात समझ आ रही? इसका मतलब है कि इस बीम में कोई ऐसा जगह जहां बेंडिंग मोमेंट ना हो, उस जगह पर बेंडिंग स्ट्रेस भी नहीं होगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इसी बीम को मैं कंसीडर करूं, और अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं खींचूं, जो कि आपने पहले ही खींच रखा है पिछले चैप्टर में, अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचूं तो मैं खींचूंगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से। अगर मैं इस पर UDL यानी क्या लगा देता हूं,
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो उस केस में इसका डायग्राम जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। यहां पर बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा होता है बीच में, विच इज WL²/8, और यहां पर सिरों पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। और ये क्या दिखाता है, ये सब दिखाता है कि किसी सेक्शन पर कितना बेंडिंग मोमेंट आया है। ये आपकी रेफरेंस लाइन है, ये लाइन रेफरेंस लाइन है, और अलग अलग जगहों पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू यहाँ पे दिखाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पूरी बीम की हम लोग बात करें तो इसमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जगह जगह पर बदल रही है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जगह जगह पर बदल रही है। ठीक है, एक चीज बताइएगा जरा यहाँ पे ध्यान से, एक चीज यहाँ पे ध्यान से बताइएगा कि क्या वो डायग्राम इस जगह पर बनाएंगे, इस जगह पर, इस जगह का मतलब अगर इसको सोचें तो यहां पर वो डायग्राम काफी ज्यादा बनेगा ऐसे। क्यों? क्योंकि यहां बेंडिंग मोमेंट है, तो यहां पर F इज इक्वल टू कोई ना कोई ये स्ट्रेस, ये बेंडिंग स्ट्रेस, ये इस डायग्राम को क्या कहते हैं, ये डायग्राम जो बना है इसको बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। जबकि ये इसको क्या कहते हैं? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मोमेंट डायग्राम, मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग के कारण जो मोमेंट हुआ वो लग रहा है वो डायग्राम है, लेकिन उससे उत्पन्न प्रतिबल जो होगा उसका वो डायग्राम है। इसी तरह से शियर फोर्स का डायग्राम आपने देखा होगा इसका कैसा होगा, और शियर स्ट्रेस का डायग्राम अलग बनेगा, वो अगला चैप्टर है आपका, अभी बात करेंगे उस बारे में। यानी इस जगह पर ये डायग्राम ऐसा बनेगा, काफी ज्यादा बेंडिंग मोमेंट है। लेकिन अगले सेक्शन पे जाएंगे तो ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा, अगले और पे जाएंगे तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा, और यहां पर ये डायग्राम एक लाइन बन जाएगा। बात समझ में आ रही ना? ऐसे बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इस जगह पर स्ट्रेस, जब बेंडिंग मोमेंट ही नहीं, तो F इज इक्वल टू, जब इस जगह पे मोमेंट ही 0 है, तो जब मोमेंट M 0 होगा तो आप जानते हैं F बराबर M/Z। जब M ही 0 है तो F बराबर यहाँ पे कहां से बताएगा? वो 0 बताएगा। इसी तरह इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी ऐसे होगा, और यहाँ पे एक लाइन। इससे आप बात को क्या समझते हैं? इस इतने पोर्शन से आप क्या समझते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन जो हो रहा है अलग अलग जगहों पे अलग अलग सा हो रहा है। जो बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन हो रहा है वो अलग अलग जगहों पर अलग सा हो रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि अलग अलग, अच्छा ये डायग्राम हमने यूडीएल के केस में माना है। हो सकता है बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा इस जगह पे आ रहा होता, तो जहां पे जितना बेंडिंग मोमेंट आएगा वहां अधिक होगा, अन्य जगहों पर बेंडिंग मोमेंट की कंपैरिजन में स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो ये था आपका एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन था बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम का, एक यूडीएल लगा हुआ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो आपने समझा कि स्ट्रेस। अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूं मुद्दे वाली, कि कोई बीम इस टाइप से है, कोई बीम इस टाइप से है, अगर लोड लगता है तो जानते हैं सबसे पहले टूटने का चांस कहां से रहता है? बीच से कि किनारों से? बीच से सबसे ज्यादा टूटेगी बीम। क्यों टूटेगी बीच से? क्योंकि बीच में यूजुअली बेंडिंग मोमेंट, यूजुअली, हमेशा नहीं, यूजुअली बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आता है, और जब ज्यादा आता है तो सबसे ज्यादा खतरे में जानते हैं कौन सा सिरा रहेगा? सबसे ज्यादा बीम अगर यह है तो ये बीच का और इसके नीचे का पोर्शन सबसे ज्यादा खतरे में रहते हैं। क्यों खतरे में रहते हैं बताइए? क्योंकि यही वो जगह है, देखिए बीच में इस पोर्शन में तो वैसे भी बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो इस पोर्शन में तो बेंडिंग स्ट्रेस वैसे भी काफी कम है, क्योंकि बीच में बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कम हो रही है बीच में। कभी कोई बांस वगैरह की लकड़ी लीजिए और उसको ऐसे मोड़ के तोड़िए, बांस गांव में मिल जाएगा आपको, जो लोग होंगे गांव से बिलोंग करते हुए, तोड़िए उसको लेकर। वो पहले किनारे से जहां से तोड़ेंगे ना, तो बीच वाला हिस्सा जो है उसके आउटर साइड से पट से फट जाएगा और अंदर का सिरा कुचल जाएगा। अब बीच में कोई असर खास नहीं पड़ता है, एकदम आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ मिड सेक्शन, इनर मोस्ट फाइबर ऑफ मिड सेक्शन, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कुचल जाएंगे। बात समझ रही? तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उन जगहों पर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस सबसे ज्यादा डेवलप हुआ, उन जगहों पर